साल 2025 में एक कुंभ का मेला लगा होता है। यूपी में कुंभ का मेला लगा होता है प्रयागराज में। दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं इस मेले में बहुत आस्था रखते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं और कुछ लोग यहीं पर रह के कुछ पाप करने लगते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि कुंभ के नाम से कैसे कैसे पाप करने में लगे हैं। दोस्तों, एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है और वो अपनी सास से कहती है गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन वो उसकी सास घर पर अकेली होती है, उसको ले जाने में समर्थ नहीं होती है, इसलिए वो कहती है कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। पड़ोस की महिलाएं भी जाती हैं कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन उसको अपने साथ नहीं ले जाती हैं और कहती है कि हमें वर्षों के बाद आज हमें किस्मत ने चांस दिया है और हम तुम जैसी पनौती औरत के साथ नहीं जा सकते, और इसलिए वो मना कर देती है। इसी की ताक में गांव का एक लड़का रहता है और वो सोचने लगता है क्यों ना हो इस विधवा महिला के साथ मैं अकेले जाऊं और उसके साथ फिर मन मर्जी से जो चाहे वो मैं कर सकता हूं। यही सोचकर दोस्तों वो उसकी सास के पास आता है और कहने लगता है, मैं भी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और बहुत से लोग मेरे साथ में जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो अपनी बहू को मेरे साथ भेज सकती हो। दोस्तों, जैसे ही ये बात उसकी सास सुनती है तो कहने लगती है कि इसका बड़ा मन है कुंभ में स्नान करने के लिए जाने का, अगर तुम चाहो तो उसको ले जाओ, अगर तुम्हारे साथ अगर औरतें जा रही हैं, महिलाएं जा रही हैं तो तुम इसको जरूर ले जाओ। तो विश्वास करके उस लड़के पे विश्वास करके उसकी सास अपनी बहू को उसके साथ भेज देती है। जैसे ही वो मेले में पहुंचता तो वो अकेला ही उसकी बहू को साथ ले जाता। ले जाने के बाद होटल में कमरा बुक करता। उसके बाद दोस्तों वो एक ऐसा कांड कर देता उस विधवा औरत के साथ, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं तो घटनाक्रम की सच्चाई को जानते हैं। आइए, नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में रहने वाली एक महिला, एक विधवा महिला जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है और एकदम से छरारे बदन की होती है। दोस्तों, 4 साल पहले उसकी पति की मौत हो चुकी और उसके पास उसकी कोई संतान नहीं थी। ज्योति जो होती है अपनी सास के साथ रह रही होती है। उसकी सास जो होती है ज्योति का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता जाता है वो अपनी जिंदगी यूं ही काट रही होती है, लेकिन फरवरी 2025 में कुंभ का मेला लगता है। जैसे ही उस महिला को, ज्योति को पता चलता है कि कुंभ का मेला लग रहा है, वहां पर बहुत सारे भक्त जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए और भक्तों का मेला है, इसलिए वो सोचने लगती है क्यों ना हो कि मैं भी गंगा में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए जाऊंगी। और वो अपनी सास से कहने लगती है कि तुम मुझे परमिशन दो या मुझे अपने साथ गंगा में ले चलो। तो उसकी सास कहने लगती है कि मैं घर पर अकेली हूँ, घर पर कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तुम चाहो तो किसी पड़ोस की महिला के साथ तुम गंगा में स्नान करने जा सकती हो। तो उसकी सास जब ज्योति से ये बात कहती है तो ज्योति पड़ोस की उन महिलाओं से मिलती है जो महिलाएं गंगा में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो वो उनसे कहने लगती है, तभी वो महिलाएं पलट कर जवाब देती हैं, वर्षों से तो हम इस आस लगाए बैठे थे कि हम कुंभ का मेला आएगा उसमें स्नान करने के लिए जाएंगे और हम अगर तुम्हारे साथ जाएंगे तो बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। तुम एक पनौती हो, एक मनुष्य हो, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और इसलिए तुम हो सकता है किसी और के साथ जाओ। दोस्तों, जैसे ये बात ज्योति सुनती है तो बड़ा हैरान हो जाती, मन ही मन में अपने आप को कोसने लगती है और कहती है कि आखिर मेरा समय कब आएगा, कब कौन मुझे लेकर जाएगा। इस बात की भनक गांव के एक लड़का होता है जिसका नाम रामलाल होता है। दोस्तों, गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम रामलाल होता है, थोड़ा कैरेक्टर से खराब होता है। दोस्तों, इसी तरीके से वो लड़का जो होता है इस बात को भांप लेता है कि उनकी एक जवान बहू है और वो बिल्कुल अकेली है गंगा में जाने के लिए, यानी कुंभ में जाने के लिए कह रही है, लेकिन उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। इसी के दौरान दोस्तों वो बहाने से उसके घर पर जाता और कहता है उसके जा रहा हूँ, कुंभ के मेले में जा रहा हूँ, इस वहां मैं संगम में स्नान करके आऊंगा और बहुत सारे दोस्त मेरे जा रहे हैं, कुछ महिलाएं भी जा रही हैं, अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। दोस्तों, ये बात उसकी सास, ज्योति की सास सुनती है तो कहती है कि मैं तो नहीं जा रही, अगर तुम्हारे साथ कुछ औरतें जा रही हैं और तो ऐसा करो तो मेरे बहू को साथ ले जाओ और उसको गंगा
का गंगा में स्नान करा देना, उसके बाद सही सलामत वापस ले आना। दोस्तों जैसे ही ये बात रामलाल सुनता तो रामलाल के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी नज़र जो होती है ज्योति पे पहले से ही होती है और वो उसके मौके का फायदा उठाना चाहता था और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं अगले दिन ही तुम्हारी बहू को लेकर चला जाऊंगा। तो जैसे ही अगले दिन का समय होता है तो वो ज्योति बड़ा अच्छे से तैयार होती है। तैयार होने के बाद रामलाल अपने साथ ज्योति को ले जाने लगता है। ले जाने के बाद दोस्तों दोनों बस पर बैठ जाते हैं। अब इसी के बीच दोस्तों इसी के दौरान ज्योति पूछने लगती है, तुम तो कह रहे थे, रामलाल से कहती है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारे साथ बहुत सी महिलाएं, बहुत से आदमी जा रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो रामलाल बहाने मारने लगता है कि वो हमसे आगे निकल चुके हैं और उनके नंबर मेरे पास हैं और वो हमें कुंभ के मेले में जरूर मिल जाएंगे, हम उन्हें तलाश लेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों इसी के दौरान वे बस में बैठकर सफर करने लगते हैं। दोस्तों फिर रामलाल जो होता है उसको पूरा मौका मिल जाता है। अब वो कोई ना कोई बहाने से ज्योति को टच करने लगता है, कभी पैर को टच करता है, कभी हाथों को टच करने लगता है और कभी उसको संभालने लगता है। दोस्तों वो पूरा मौके का फायदा उठाने लगता है। इसी के दौरान दोस्तों ज्योति को भी समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचने लगती है कि आखिर रामलाल मेरे साथ इतना बहुत कुछ क्यों कर रहा है, मेरी इतनी देखरेख क्यों कर रहा है। लेकिन उसको सच्चाई के बारे में पता नहीं होता कि आखिर रामलाल के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों बस जब एक होटल में रुकती है, होटल पर रुकने के बाद रामलाल ज्योति से पूछने लगता है, क्या तुम्हें खाना खाना है? तो तुम अगर चाहो तो मेरे साथ यहाँ होटल पर खाना खा सकती हो। तो वो ज्योति कहने लगती है, नहीं मुझे यहीं पर लाकर दे दो। तो रामलाल जो होता है वहां से जाकर कुछ खाना लेकर आता है और लाने के बाद बस में बैठ जाता है। अब इसी तरीके से दोनों बस में खाना खाने लगते हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों वो इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि ज्योति भी उसे रामलाल को अपना समझने लगती है। अब इसी के दौरान दोस्तों क्या होता है, रामलाल के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो रामलाल एक अपने दिमाग से एक प्लान बना लेता है। जैसे ही बस जो होती है प्रयागराज में पहुंचती है, तो प्रयागराज में रात का समय हो चुका था, तभी वो बस से उतरकर ज्योति को अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे आलीशान होटल होते हैं। होटल में पहुंचने के बाद वो कमरा किराए पर लेने लगता है। अभी ज्योति जो होती है उससे रामलाल से पूछने लगती है कि आखिर तुम कमरे में क्यों जा रहे हो, क्यों कमरा बुक कर रहे हो, तुम्हें क्या मेले में नहीं पहुंचना? तो रामलाल तुरंत जवाब देता है, कहता है कि रात का समय हो चुका है, अगर हम रात के समय में कहीं जाएंगे तो हो सकता है हमें कोई लूट ले या हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, इसलिए हम किराए पे कमरा ले लेते हैं और सुबह ही हम संगम में स्नान करने के लिए चलेंगे। तो कमरे में पहुंचने से पहले ज्योति कहने लगती है रामलाल से कि तुमने क्या एक ही कमरा लिया है, हम एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं, हमें तो अलग अलग कमरा लेना चाहिए। तभी रामलाल कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चाहो तो ऊपर बेड पर लेट जाना और मैं नीचे लेट जाऊंगा। दोस्तों यही सोचकर तो फिर क्या होता है, वो ज्योति को मना लेता है। ज्योति जैसे ही कमरे में पहुंचती है, फिर क्या होता है, वो रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और फिर क्या होता है दोस्तों, रामलाल जो होता है अब मौके का पूरा फायदा उठाने लगता है। अब उसको हर जगह टच करने लगता है, जब भी मौका मिलता है उसको टच कर देता है। लेकिन इसी के बीच ज्योति कहने लगती है, क्या तुम इसी के लिए मुझे यहाँ कुंभ के मेले में लाए थे और इसलिए मुझे अकेले लाए थे, ताकि किसी के साथ आएंगे तो तुम्हें वो सब करने को नहीं मिलेगा जो तुम यहाँ कर रहे हो। दोस्तों वो मौके को भांप लेती है और फिर इसी तरीके से रामलाल से कुछ कह देती है। तभी रामलाल जो सोचता है कि जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अलग हट जाता है। अब इसी के बीच में ज्योति फिर उससे रामलाल से हंसकर कहने लगती है, तुम नाराज हो गए? और इसी तरीके से रामलाल जो होता है वो खुशी से झूम उठता है और तुरंत उस ज्योति को अपने गले से लगा लेता है और उसके साथ उसको किस करने लगता है। अब इसी तरीके से दोस्तों ज्योति कहने लगती है, क्या ये सब की जानकारी लोगों को नहीं होगी, ये सब तुम कर रहे हो? तो वो कहने लगता है कि नहीं पता चलेगा, कि हम चाहें तो 2-3 दिन और यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन गांव वाले को उसकी खबर नहीं होगी। लेकिन ज्योति को उस बात की ज्यादा खबर होने लगती है, इस बात की ज्यादा चिंता होने लगती है कि गांव वालों को इस बात की खबर होगी तो बहुत ही बदनामी होगी। तो ज्योति के साथ ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। फिर इस तरीके से ज्योति भी उसका साथ देने लगती है। फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। रामलाल जो होता है पूरी रात उसके साथ संबंध बनाता है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो फिर
ज्योति जो होती है वो कहने लगती है कि ऐसा करते हैं, अब सुबह का समय है, हम गंगा में स्नान करने के लिए चलते हैं। हम यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, पुण्य करने के लिए आए थे, लेकिन हमने यहाँ पाप कर दिया। अब इस पाप को धुलना बहुत जरूरी है। अभी रामलाल कहता है क्यों ना हो, हम ऐसा करते हैं 3-4 दिन यहीं रुक जाते हैं, अब तो घर जाने का मन भी नहीं हो रहा। सुनकर ज्योति कहने लगती है तुम क्या कह रहे हो। ज्योति की बात ज्योति को वो समझा बुझा के 2-3 दिन और रोक लेता है। फिर उसके साथ रोजाना रात में ही वो संबंध बनाता था। 3 दिन का समय हो जाता है, फिर वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान करने के बाद सारे रीति रिवाज पूरे करते हैं और उसके बाद अपने गांव वापस लौट जाते हैं। जैसे ही वो गांव वापस जाते हैं तो दोस्तों उनके गांव में एक मेला सा लग जाता है, बहुत भीड़ लग जाती है और वहां ये चर्चा होने लगती है कि महिला की बहू को लेकर रामलाल भाग गया है और पता नहीं उसके साथ उसने क्या क्या किया है। तभी उन दोनों से सवाल जवाब होने लगते हैं और कहने लगते हैं गांव वाले भी कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ थी 3 दिन। तुमसे बाद में जो लोग गए थे गंगा में स्नान करके वापस आ गए और कुछ तुम्हारे साथ गए थे वो भी काफी समय से यहाँ गांव में आ चुके हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे थे। तो रामलाल कहता है कि हम जाम में फंस गए थे। अब उनकी बात चलने वाली नहीं थी क्योंकि उनकी बात पकड़ में आ गई थी। काफी ज्योति के बारे में अपमानजनक बातें कही जाने लगी थी। इसी के बीच में ये बात जो होती गांव के मुखिया के पास पहुंच जाती है। अब गांव के मुखिया जो होते हैं अब तो एक ही रास्ता निकालते हैं, उस रामलाल की शादी जो होती है उस विधवा ज्योति से करा दी जाती है। क्योंकि ज्योति के साथ वो गया था, उसके बाद वो कबूल लेता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था। अब उन दोनों की शादी हो जाती है, ज्योति और रामलाल अब खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं।